हाय ट्वेल्थीज, अ वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम सुपर्णा शर्मा है। अभी हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो स्टाफिंग चैप्टर का मॉड्यूल 2 कवर करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 1 में हमने क्या क्या कवर किया था? हमने डिफाइन स्टाफिंग कवर किया था, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तीन टॉपिक्स हमने मॉड्यूल 1 में कवर किए थे। मॉड्यूल 2 में हम क्या कवर करेंगे? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग प्रोसेस। अगेन मॉड्यूल छोटे बनाए हैं, इसका रीजन है ताकि आप जल्दी टॉपिक को कवर कर सके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरीके से हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, वो डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शुरू करने से पहले बहुत छोटे तरीके से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्कस करते हैं तो आपको टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? देखिए, जब हम एग्रीकल्चर या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से मूव करते हुए जब हम मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले आपको पता है हमारा सारा काम एग्रीकल्चर से होता था या हैंडीक्राफ्ट से होता था। धीरे धीरे हम लोग अपने आप को मूव करते गए, हम लोग एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते गए। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं, बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं। जैसा, पहले आपकी वेल्थ बढ़ती है, आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ता है, उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। अब आप लोग इस चीज को मानो या ना मानो, इनिशियल 18 सेंचुरी तक एचआर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कोई था ही नहीं। एक, आज की डेट में अगर हम बात करें, बहुत डिफिकल्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन को हम इमेजिन भी करें कि हमारा एचआर का पर्सनल नहीं है यहाँ पे। पर 18वीं सेंचुरी तक यहाँ पे किसी के माइंड में था ही नहीं कि हमें एचआर का कोई बंदा रखना है। ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो आपके जो रॉबर्ट ओवन है, जो चार्ल्स बाबेज है, उन्होंने प्रपोज किया, ये कोरिलेशन बताया कि जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है अगर वो मोटिवेटेड होते हैं। उस पॉइंट को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते करते उन्होंने एचआर लोगों को रखना शुरू करा। अब उस टाइम पे जो एचआर के लोग होते थे, बहुत हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, मैनुअल काम होता था। उनका काम सिर्फ ये रहता था कि पेरोल मिल जाए लोगों को और बेनिफिट्स मिल जाए। ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता चला गया, जब लोगों ने अंडरस्टैंड किया, जब लोगों ने रियलाइज किया कि एचआर का जो फंक्शन है सिर्फ पेरोल देना नहीं है, एचआर का फंक्शन ज्यादा है। इस तरीके से एचआर हमारा इवॉल्व होता चला गया। अब जो आपकी ट्रेड यूनियंस आई, ट्रेड यूनियंस जब आई और जो आपके वर्क जो ओनर्स होते थे उनके बीच का लिंक के लिए ह्यूमन रिसोर्स को रखा गया। उनका सिर्फ काम ये होता था कि आप जो ट्रेड यूनियंस की डिमांड्स हैं वो ओनर्स के सामने रखें, ओनर्स की डिमांड जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ट्रेड यूनियंस को कम्युनिकेट करें। उनका इतना रोल था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्दर वो उनका जो रोल है वो इवॉल्व होता चला गया। अगर हम आज के बारे में बात करें तो अब जो हमारा एचआर है उसका काम खाली पेरोल देना नहीं है। अब उनका जो काम आता है वो बहुत ब्रॉडर काम आता है। उनके काम में उनको हायरिंग करनी पड़ती है, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उन्हें प्लेसमेंट्स करनी पड़ती है, मोटिवेशन देना पड़ता है। इस तरीके से धीरे धीरे ह्यूमन रिसोर्स का जो रोल है उसका एवोल्यूशन होता चला गया। So now it is that human relations approach recognizes human factor as the most important instrument of success in an organization. ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है बहुत हाई स्पीड पे हो रही है, इतनी हाई स्पीड पे हो रही है कि हमें डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हमें नई स्किल्स की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नए एम्प्लॉयज को हमें ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। धीरे धीरे हम लोग और सारी ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज कर रही हैं कि जो पीपल मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरीके से जब हम लोगों ने ये रिकॉग्नाइज शुरू करा कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरीके से जो हम पहले हमारे पर्सनल मैनेजर्स होते थे, पर्सनल की स्पेलिंग होती है PERSONNEL, वो आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहलाने लग गए। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं उन्हीं के अंदर स्टाफिंग का प्रोसेस आता है। जो स्टाफिंग होती है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, स्टाफिंग इज बोथ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है, और सिमिलरली एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया भी होता है मैनेजमेंट का, जैसे मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जो स्टाफिंग है, इट इज रेफर्ड एज बोथ a line as well as a staff activity, an essential function of the manager as well as an advisory role to be played by human resource department. एक आपका essential function है। function क्या है? आपको हायरिंग करनी है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट करना है।
ये आपका हो गया इसेंशियल फंक्शन। साइमल्टेनियसली एडवाइजरी रोल कैसे? आप लोगों को जो भी आप एम्प्लॉइज हायर करते हैं, आप लोग उनको भी ट्रेन करना पड़ता है। साइमल्टेनियसली आपको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एज एन एडवाइजरी भी काम करना पड़ता है। उन्हें एडवाइस भी देनी पड़ती है, उन्हें कुछ रेफरेंस चाहिए होता है वो भी देना पड़ता है, उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। सो हेंस इट इज both a finance as a function, as a functional area भी उनको माना जाता है, and simultaneously they are considered as a human resource function also. Next, स्टाफिंग का प्रोसेस समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखो, स्टाफिंग जो होता है हम समझ चुके हैं, एक प्रोसेस है टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ मैन पावर। जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर की रिसोर्स रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? पहली बार जब आपकी बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग वन है उसी में ही आपको एडिशनल लोग रखने हैं। नहीं तो किसी की अगर प्रमोशन हो गई है, वो मूव कर गया डिपार्टमेंट से, उसकी जगह रिप्लेसमेंट रखनी है, कोई रिटायर हो गया है, कोई जॉब छोड़ के चला गया है, तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में आपके पास रिक्वायरमेंट आती है मैन पावर की। एक बहुत अच्छा फ्रेज है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका मतलब है सब जगह पानी है पर पानी पीने लायक नहीं है। सेम आपके साथ में जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए जाते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं बट राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब बहुत बड़ा काम होता है इसको ढूंढने का। जो राइट लोग हैं वो स्केयर्स हैं। स्केयर मीन्स उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन उन तक पहुंचना, जो प्रोसेस है उन तक पहुंचने के लिए, उसमें एचआर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनको जो जॉब वैकेंसी आती है उसे मार्केट करनी पड़ती है। कहाँ मार्केट करते हैं? वो लोग जॉब के पोर्टल से मार्केट करते हैं, जॉब के पोर्टल पे ऐड देते हैं, naukri.com पे ऐड देते हैं, लिंक्डइन पे देते हैं, मॉन्स्टर पे देते हैं, ताकि वो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करें। आपकी खाली एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनफ नहीं होती है जॉब लेने के लिए। आपको स्मार्ट होना पड़ता है, आपके पास एप्टीट्यूड होना चाहिए लर्निंग का। बहुत सारे आपके अंदर चेक करा जाता है कि वो सारी क्वालिटीज हैं या नहीं बिफोर यू गेट द जॉब। स्टाफिंग प्रोसेस में 8 पॉइंट आते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स। पहला पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, तो हम वहाँ पे जो वेरियस पोजीशंस हमें चाहिए होती हैं, जिन पे हमें एम्प्लॉयज रखने होते हैं, हमें उन्हें क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है कि क्या जॉब की नेसेसिटीज हैं, किसकी अपॉइंटमेंट करनी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब कुछ हम कंसिडर करते हैं। नाउ ये जो सारी हम लोग इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होती है, तो हम इसे एक राइट करते हैं एक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, उसमें सारे पैरामीटर्स हम लोग नोट करते हैं। जब भी हम किसी मैन पावर को हायर करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें डाइवर्सिटी पे जरूर काम करना चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेल मेंबर्स हैं तो फीमेल मेंबर्स भी होने चाहिए, अगर फीमेल मेंबर्स मेल मेंबर्स हैं तो थोड़े से डिसेबल लोग भी होने चाहिए। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर बनना है। आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर बनना है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सारे की सारी कंट्री के लोगों को। आपके बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए, कोई आपके पास में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं सिर्फ मेल मेंबर्स रखूंगा, मैं फीमेल्स नहीं रखूंगा, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन नहीं रखूंगा। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट while estimating the manpower, आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स पे भी काम करना है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, वेयर different diverse people work in a single organization. आप लोगों को वर्कलोड एनालिसिस भी करना पड़ता है, साइड में साइड वर्कफोर्स एनालिसिस भी करना पड़ता है। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? वर्कलोड एनालिसिस होता है, it reveals the number and type of people which are available. This comes under workforce analysis. Now what does come under workload analysis? Means अगर आप एम्प्लॉइज रख रहे हैं तो वो क्या काम करेंगे। दिस कम्स अंडर वर्कलोड एनालिसिस। जब भी आप वर्कलोड एनालिसिस करते हैं तब आपको ध्यान देना पड़ता है कहीं आपकी ओवर स्टाफिंग तो नहीं हो रही या अंडर स्टाफिंग तो नहीं हो रही। ओवर स्टाफिंग होती है जब आपको 10 लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिए, जो काम आपके पास सिर्फ 5 लोगों का है, तो जो एडिशनल 5 लोग आपने रखे हैं वो आपके ओवर स्टाफ्ड है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें आप बेंच पे डालना पड़ेगा। अंडर स्टाफिंग होती है कि अगर आपके पास काम 5 लोगों का है और आपने 3 लोग रखे हैं, तो 2 लोग जो आपके मिसिंग आ रहे हैं, जो 2 लोग आपके पास नहीं है, आप उन्हें जल्दी हायर करें ताकि आपका काम प्रॉपर ढंग से हो जाए। सेकेंडली, जब आप एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को, तो मैंने आपको पहले बताया आपको स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस बनानी पड़ती हैं। आपको कैंडिडेट्स का प्रोफाइल लिखना पड़ता है, आपको क्या चाहिए, क्या उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उसकी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसी के बेसिस पे आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है आगे वो एम्प्लॉयज को हायर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट का।
Next है recruitment. Recruitment may be defined as a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs of the organization. Recruitment का मतलब क्या होता है कि आप सर्च करते हैं prospective employees क्या हैं और उन्हें आप पुश करते हैं, उन्हें आप मेंटली फोर्स करते हैं कि वो जॉब में अप्लाई करें. जो इंफॉर्मेशन होती है जो रिक्रूटमेंट के लिए, वो सेम चीज आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है. जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के पोर्टल्स पे होती है. एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक एडवर्टीजमेंट देते हैं इधर न्यूज़पेपर्स में या फिर आपके जॉब पोर्टल्स पे. देने के बाद में या तो फैक्ट्री के ऑफिस गेट पे लगी होती है या फिर प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं. जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. द स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट. या तो आप लोकेट करके लाइए कौन सा कैंडिडेट आपके लिए फिट है, नहीं तो आप सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट लाइए. कैसे? अगर आपको अपनी कंपनी में आप चाहते हैं बहुत ज्यादा मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखेंगे, तो आप किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाके वहां पे इंटरव्यू लेके वो आपका सोर्स बन जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने का. इनफैक्ट large number of recruitment avenues available to a firm which could be discussed एंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज हैं. एवेन्यूज जैसे मैंने आपको बोला, नौकरी.com, monster.com, लिंक्डइन हो गया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, आपने ऑफिस के गेट पे लगा दिया, रेफरेंस में आ गए. इंटरनल आपके सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं. इंटरनल सोर्सेज मींस आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को प्रमोट करके उस वैकेंसी पे ले आए. एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं कि आप किसी को, अपने एम्प्लॉयज को वर्ड ऑफ माउथ से जॉब फैलाते हैं. आप बताते हैं कि आप बाहर जाके बोलो, कोई आपके कुलीग्स हों जो आके जॉब में आ सके. तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स. इसे कहते हैं फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना. इंटरनल सोर्स मींस हम आगे भी डिस्कस करेंगे इंटरनल सोर्स के बारे में. इंटरनल सोर्स मींस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप किसी वैकेंसी को फिल करते हैं. सो ये सब कुछ रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आता है. नेक्स्ट आता है सिलेक्शन. अगला पॉइंट आता है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस में सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है आपके पास में पूल ऑफ कैंडिडेट्स हैं, अब आ चुके हैं, सबने अपने रिज्यूमे सबमिट कर दिए हैं, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में उनको शॉर्टलिस्ट करना है. सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप एट अ स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के स्टेज में आपके पास ने 10 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, 10 में से आपको 5 सही लगे, आपने उन्हें 5 को रख लिया. नाउ आपको उनमें से फर्दर सिलेक्शन करना है क्योंकि जॉब वैकेंसी आपके पास में एक है. अब सिलेक्शन प्रोसेस में 2 तरीके का इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना पड़ता है. पहला, इट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ बेस्ट अमंग द अवेलेबल. दूसरा, इट enhances the self esteem and prestige of those selected, convey them the seriousness with which things are done in the organization. जब आप, अब आपके पास 5 लोग आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, 5 में से आपको 2 को रखना है. जिन 2 को आप रखेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि जो रखा जाएगा दोनों में से वो बेस्ट रखा जाएगा एम्प्लॉय में, ऑफिस में. सेकेंड चीज, जिसको आपने रखा है उसकी जो सेल्फ एस्टीम है और प्रेस्टेज है वो बढ़ जाएगी. रीजन क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यार 10 लोगों ने अप्लाई किया, 5 शॉर्टलिस्ट हुए, 5 में से मुझे रखा गया, तो मैं सबसे बेस्ट हूँ ऑर्गेनाइजेशन में. उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, उसकी प्रेस्टेज बढ़ जाती है. हैविंग सेड दैट, जो आपने जिस एम्प्लॉय को रखा है आपको उसे कन्वे भी करना पड़ेगा सीरियसनेस की, उसके रोल की, तभी जाके वो अपने फुल अपने इनपुट्स अपनी जॉब में लगा पाएगा. उसको एक टेस्ट और इंटरव्यू सीक्वेंस भी देना पड़ेगा बाद में. जब आप उसको जॉब डिस्क्रिप्शन, जब आप उसको जॉब पे रख लेंगे, जॉब पे रखने के बाद में ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग रखने के बाद में जिस रोल के लिए आपने उसे ट्रेन किया है आप उसका बाद में जाके इंटरव्यू भी लेंगे, आप उसका दोबारा जाके टेस्ट भी लेंगे, आप समझेंगे कि उसने क्या समझा भी है जिस जॉब के लिए उसको रखा गया है, नहीं रखा गया. सो those who are able to successfully negotiate the test and the interviews are offered an employment contract, a written document containing offer employment, the terms and conditions from the date of joining. जिस एम्प्लॉय को रखा जाता है उसको एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी एम्प्लॉय के पास जाती है, एक एम्प्लॉयर के पास में जाती है. उसमें लिखा होता है कौन सी जॉब उसे ऑफर कर रहे हैं, क्या उसकी सैलरी पैकेज रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है उसका, अगर छोड़ के जाएगा तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. सब कुछ ये सिलेक्शन प्रोसेस में आता है. एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और एम्प्लॉय को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है. नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं. नेक्स्ट स्टेज आती है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन की. अब आप लोगों ने उसको एम्प्लॉय को हायर कर लिया है, आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, उसकी ज्वाइनिंग डेट आ गई, उसने ज्वाइन कर लिया ऑफिस. जब वो एक ऑफिस ज्वाइन करता है उसका सोशलाइजिंग का जो एनवायरनमेंट है वो बिगिन करता है. सोशलाइजिंग का एनवायरनमेंट मतलब वो अपने ऑफिस में जो पीयर स्टाफ है, जो पीयर ग्रुप मेंबर्स है या सुपीरियर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ में सोशलाइज होना शुरू करता है. जो एम्प्लॉय जब ज्वाइन करते हैं उन्हें एक ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, एक ट्रेनिंग प्रोसेस से लेके जाया जाता है
जिसमें बताते हैं कि क्या कंपनी है, क्या काम करती है, क्या उसके सुपीरियर्स रहेंगे, क्या उसके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, उनके कुलीग्स कौन होंगे, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, पूरे के पूरे वर्क एनवायरनमेंट से उसे फेमिलियराइज कराया जाता है। इस फेमिलियराइजेशन प्रोसेस बहुत क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, अगर उसे पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है, देन ही विल बी लाइक अ फ्लोटिंग पीस ऑफ अ पेपर। उसे कुछ आइडिया नहीं है मैंने क्या करना है, ही लाइक एन अनटेम्ड मिसाइल, उसे कुछ नहीं मालूम, आई एम सिटिंग हियर व्हाट आई हैव टू डू। But placement orientation, what it does, it helps all the employees, those who have joined the organization, उनको अपना रोड मैप क्लियर करने के लिए उन लोगों को बताया जाता है that these are the following people with whom you have to interact on daily basis or on the monthly basis, or this is your target audience. Orientation क्या करती है? Orientation is introducing the selected employee to the other employees and familiarizing them with the rules and policies of the organization. अब आप सब लोगों से मिल चुके हो, लेकिन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स के बारे में भी फेमिलराइज होना चाहिए। कितनी छुट्टियां ले सकते हो, लीव पॉलिसी के अंडर आता है, क्या सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये आपको पता होना चाहिए। किसको आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्या मीडिया को कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, सब कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में जॉट डाउन होता है। So, and placement refers to the employees occupying the position or the post which the person has been selected. Placement क्या होती है? जिस पोजीशन के लिए आपने रिक्रूटमेंट की, आपकी रिक्वेस्ट आई थी, आपने जब एक एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे रख दिया, that is called placement. Hence, placement and orientation is also the next stage. Coming on to the next stage now. Next stage come is training and the development. Now, जब कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो वो एक जॉब नहीं ज्वाइन करता, वो एक करियर पर्सपेक्टिव से ज्वाइन करता है। आप भी लोग जब 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 जाएंगे, एक ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो आपके लिए वो एक जॉब नहीं होगी, एक करियर का रोड मैप होगा। आपका करियर आगे कैसे जाएगा, आपकी वो जॉब डिफाइन करेगी। सो एवरीवन मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप। सबके पास में अपॉर्चुनिटी है टॉप तक पहुंचने के लिए। अब आप टॉप तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी पहुंच सकते हैं अगर आप लर्न करेंगे। अगर आप जिस प्रोफाइल में है, जिस काम में है, अगर आप उस प्रोफाइल में ट्रेनिंग्स लेते हैं या लर्निंग्स करते हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइज टू द टॉप, एल्स आप क्लूलेस रहते हैं। अब जिन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में दो मोड्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं। एक होती है उनकी इन हाउस ट्रेनिंग, और एक होती है किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करने के बाद में आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिक एग्जाम्पल्स ट्रेनिंग का है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, एक्सेल ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन सीसीएनए ट्रेनिंग्स करवाती हैं, कई वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स करवाती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाती हैं। और नहीं होता तो आपको स्ट्रेस ट्रेनिंग करवाती हैं, आपको मैनेजरियल ट्रेनिंग्स करवाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर रोल, दे टेक यू इनटू द ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बेनिफिट मिलता है? ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट ये मिलता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे बहुत मोटिवेशन उनका बढ़ जाता है। मोटिवेशन कैसे बढ़ता है? क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं उसके अंदर कॉम्पिटेंसी की स्ट्रेंथ आ जाती है, एम्प्लॉय के अंदर compete करने की भावना आ जाती है, वो अपने आप को अपग्रेड महसूस करता है डेली बेसिस पे कि अगर हाँ अब मेरे पास वो नॉलेज है जो कि मेरे को इंडस्ट्री में चाहिए होती है। सो ऑटोमेटिकली ये ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट करती है और एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट करती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम टू टाइम बेसिस पे उनकी ट्रेनिंग भी होती रहे और उनकी डेवलपमेंट भी होती रहे। डेवलपमेंट कैसी होगी? उनका एक रोड मैप बनाना पड़ता है, उनका पाथ बनाना पड़ता है कि किस तरीके से वो अपने रोल में आगे जाएंगे। अगर आज वो मैनेजर है तो किस तरीके से वो नेक्स्ट सीनियर मैनेजर बनेंगे या डीजीएम बनेंगे। तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पाथ बनाना पड़ता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या होते हैं? अब आपने एक एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया, ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल ज्वाइन करने के बाद में व्हाट नेक्स्ट? उसका क्या करियर प्लान है, क्या करियर ग्रोथ है? दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक ऑर्गेनाइजेशन, आजकल जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 1 साल के बाद में वो लोग अपने एम्प्लॉयज को डेफिनेटेड अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट देते हैं, डेफिनेट अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस का अप्रेजल देते हैं। उनका सारा साल की क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पे उनको जो डेजिग्नेटेड अमाउंट है 10%, 20% जो भी होता है वो उनको देते हैं। अब किस तरीके से एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाती है? जो एम्प्लॉय का मैनेजर होता है या फिर इसके जो पीयर ग्रुप मेंबर्स होते हैं, नॉर्मली आपका एम्प्लॉय का जो आपका सुपीरियर होता है वही आपका फीडबैक देता है। वो आपका फीडबैक एचआर को देता है। आपके फीडबैक के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कस किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। सो एंड after the employee has undergone a period of training, they have to do a job on the time. There's a need to evaluate their performance. इसको कहते हैं performance evaluation. Employee अपने पूरे साल का काम एक
आपके पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल का कई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल का फॉर्म आता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन करना पड़ता है उनके पोर्टल पे। तो आप अपनी परफॉर्मेंस जो जो आपने काम किया साल भर में, आपके अचीवमेंट्स हैं, आप उसको रखते हैं। आपका जो मैनेजर है वो चेक करता है कि आपने जो अचीवमेंट्स मेंशन करी है, क्या वो अचीवमेंट्स एक्चुअल में डिजायर्ड अचीवमेंट्स हैं या नहीं है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करती हैं या नहीं करती। अगर वो करती हैं, दिस मीन्स यू विल बी गेटिंग द परफॉर्मेंस। अदरवाइज they'll tell you the recommendations on the improvement plan कि आपको क्या चीज करनी है ताकि आपको improvement हो जाए। So the performance appraisal process will include defining the job, appraising the performance, providing feedback means more pay, responsibilities and job satisfaction। आप लोगों को फीडबैक भी दिया जाता है, आप कहाँ कहाँ पे लैग करके गए हैं, कहाँ कहाँ पे आपने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप जैसे मैंने आपको बताया, आप एक मे बी आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो। सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल से आपका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, आपको कहाँ जाना है, इसके बाद में आपको क्या प्रमोशन दी जाएगी। क्या आप सीनियर एग्जीक्यूटिव से आप असिस्टेंट मैनेजर बना दिए जाओगे या फिर आप मैनेजर बना के दिए जाओगे। इसे कहते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एचआर डिपार्टमेंट को ये क्लियरली ले करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करने के बाद एक एम्प्लॉय का 2 साल, 3 साल, 4 साल उसका करियर प्लान क्या रहेगा। वो लाइफ टाइम सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं रह सकता। अगर वो लाइफ टाइम एक ही डेजिग्नेशन पे रहेगा तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो जो एचआर डिपार्टमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग पे काम करे। So it becomes necessary for all the organization to address career related issues, promotional avenues for their employees. Managers need to design the activities to serve employees long term interest also। आपका जो एम्प्लॉय है, आप ये नहीं चाहते कि वो आज रखा गया और कल वो चला जाए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के। आप उसका लॉन्ग टर्म देखते हो, ही हैज टू स्टेंड ऑन लॉन्ग टर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, तभी जाके आप उसकी प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग पे काम करते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है कंपनसेशन का। अब कंपनसेशन क्या होती है, जब भी कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है उसको जो पैसे मिलते हैं, जिसे सैलरी कहते हैं, वेजेस कहते हैं, उसे हम एक कंपनसेशन कहते हैं। कंपनसेशन दो तरीके की होती है, या फिर आपकी डायरेक्ट कंपनसेशन होती है या फिर आपकी इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है। डायरेक्ट कंपनसेशन मतलब आपको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है। इनडायरेक्ट क्या होती है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, छुट्टियां प्रोवाइड करती है, ये होती है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। सो एक कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एम्प्लॉय की एक ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी में। ठीक है, अब जो आपकी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होती हैं उसके दो तरीके होते हैं, टाइम बेस्ड होती है और परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। टाइम बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपकी जो सैलरीज है, वेजेस हैं, या तो आपको डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे मिलेगी। एनुअल बेसिस पे आप कहेंगे कौन सी सैलरी एनुअल बेसिस मिलती है, एनुअल परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। सो आपकी सैलरी या तो आपको डेली मिलेगी या वीकली मिलेगी या मंथली मिलेगी या एनुअल परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और दूसरी जो होती है आपकी, वो होती है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड मींस आपको जो परफॉर्मेंस बोनस है आपके पास जो आ रहा है, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप वो टारगेट अचीव करते हो तब जाके आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल आप सेल्स टीम में हो और आपको बोला गया कि आपको एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर आपको 10,000 यूनिट्स बेचने हैं और आप 10,000 यूनिट्स बेचने में आप सक्सेसफुल हो जाते हो, उसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है। और नाउ various plans may be formulated for paying employees time based wage or salary as well as performance based financial incentives and bonuses। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान्स बनाती है किस तरीके से एम्प्लॉइज को क्या सैलरीज देनी है, क्या उन्हें टाइम बेस्ड रखना है, क्या उन्हें टाइम बेस्ड नहीं रखना है। और besides this some other factors also which influence the design of any play plan। कौन कौन से होते हैं, लीगल होते हैं, यूनियन होता है, कंपनी पॉलिसीज होती है, इक्विटीज होती हैं। इन सबको कंसिडर करने के बाद में ही कंपनसेशन प्लान बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। कंपनसेशन प्लान ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10,000 एम्प्लॉइज हैं, पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योरिटी बट पॉसिबिलिटी है कि कंपनसेशन प्लान 10,000 एम्प्लॉइज का डिफरेंट हो। डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कोई आपके डेली वेजेस वर्कर्स हो, कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो, कोई आपके परमानेंट एम्प्लॉइज हो, हर किसी के लिए डिफरेंट प्लान एप्लीकेबल हो सकता है। नाउ अब जो फाइनल पॉइंट आता है इस प्रोसेस में वो ये आता है कि जब आपको कुछ भी आप पॉलिसीज बनाते हैं, देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। सेवरल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, सप्लाई डिमांड कैसी है, आपकी स्पेसिफिक स्किल सेट की, मार्केट लेबर मार्केट कैसी है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसा है, आपकी मार्केट कंडीशंस कैसी है, आपका लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी की पॉलिसीज कैसी हैं,
ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से आपकी मैन पावर की कॉस्ट को एनालाइज कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी है, जनरल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके, ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, hence it is said it has to be kept in mind several factors such as supply and demand of specific skills, labor market, unemployment rate, labor market conditions, legal political considerations, company's image, policies, human resource planning, cost, technological development, and general economic environment, etc. will influence the way recruitment, selection, and training will actually be carried out. Clear? Now, with this, we have come to an end of the second module as well. Stay tuned for the next module. All the best.